ये है न्यूजीलैंड और ये वो जगहें हैं जहाँ न्यूजीलैंड के लोग रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के लगभग 80% लैंड पे कोई इंसान नहीं रहते, जो कि सुनने में एक काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे लोगों के रहने के लिए क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। द साउथ आइलैंड और द नॉर्थ आइलैंड दुनिया की 12th और 14th लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़े आइलैंड्स में काउंट होते हैं। न्यूजीलैंड जो कंट्री है वो यूनाइटेड किंगडम से भी ज़्यादा बड़ी है और इन दोनों कंट्रीज़ का क्लाइमेट भी बहुत सिमिलर है, जैसे कि दोनों कंट्रीज़ का क्लाइमेट ओशियनिक और टेम्परेट है। कोई ड्राई सीजन नहीं है, वार्म समर्स यानी कि हल्की गर्मी, माइल्ड विंटर्स यानी कि हल्की सर्दियाँ। अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन से बहुत कम है। यूके की पॉपुलेशन 69 मिलियन है, वहीं न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 5 मिलियन है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सिर्फ 18 लोग रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि न्यूजीलैंड में इतना ज़्यादा एम्प्टी एरिया है? जितना अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो इसका आंसर उतना ही हैरान कर देने वाला है। याद रखें कि इसकी 80% ज़मीन पर कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की ज़्यादातर पॉपुलेशन यानी कि 3/4 3/4 से भी ज़्यादा उसके नॉर्थ आइलैंड पे रहती है और 1/4 यानी कि 1/4 पॉपुलेशन साउथ आइलैंड जो कि नॉर्थ आइलैंड से भी बड़ा है उस पर जगह जगह फैल के रहती है। तो इसका मतलब है कि जो छोटा नॉर्थ आइलैंड है उस पर साउथ आइलैंड से भी ज़्यादा काफ़ी लोग रहते हैं। और एक और हैरान कर देने वाली बात है कि लगभग नॉर्थ आइलैंड की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑकलैंड के आसपास ही रहती है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटीज़ में काउंट होता है। अब चलते हैं पहले न्यूजीलैंड की हिस्ट्री को जानने के लिए। न्यूजीलैंड अपनी पूरी हिस्ट्री में ह्यूमन सिविलाइजेशन से अनटच्ड रहा। फिर 13th सेंचुरी में पॉलिनेशियन एक्सप्लोरर्स ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। ठीक उसी टाइम पे जब गेंगिस खान और मंगोल्स पूरे यूरेशिया पर धावा बोल रहे थे, तब से लेकर कई सेंचुरीज तक इन्हीं पॉलिनेशियन सेटलर्स ने अपना एक अलग कल्चर, जिसको माओरी बोलते हैं, बनाया और अगली कई सेंचुरीज तक माओरीज न्यूजीलैंड के आइलैंड्स पर बिना किसी ह्यूमन डिस्टर्बेंस के रहे। फिर मिड 17th सेंचुरी में सबसे पहले बाहर से आने वाले लोगों में से एक डच सेलर रहे। उनके भी कई सालों बाद न्यूजीलैंड में यूरोपियन कॉन्टैक्ट शुरू हुआ। अगर हम अभी 12th सेंचुरी की बात करें तो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 0 थी, जबकि उसी टाइम में बाकी आइलैंड जैसे कि जापान और ब्रिटेन में पॉपुलेशन मिलियंस में थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक 500 साल तक माओरी की पॉपुलेशन 2 साल तक ही रही। उसके बाद जब न्यूजीलैंड में 1840 में ब्रिटिशर्स पहुंचे, तब से माओरीज की पॉपुलेशन कम ही होती गई। ब्रिटिश एम्पायर ने न्यूजीलैंड को अपने कब्जे में कर लिया और फिर वह ब्रिटिश राज के अंदर आ गए। उसके बाद तो ब्रिटेन और आयरलैंड से इमिग्रेंट्स आते चले गए। यूरोपियंस ने माओरीज का तो बिल्कुल लाइफस्टाइल ही बदल दिया। यूरोपियंस ने डिजीजेस, बीमारियों को इंट्रोड्यूस किया। वॉरफेयर, वायलेंस यानी कि युद्ध और हिंसा का माओरीज को पता चला। एक ब्रांड न्यू लीगल और जस्टिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यूरोपियंस के आने की वजह से एक तरफ तो माओरीज की पॉपुलेशन 2 लाख से घटकर 40,000 तक आ गई थी, वहीं दूसरी तरफ वाइट यूरोपियन लोगों की पॉपुलेशन 5 लाख तक पहुंच गई थी। अब जब ब्रिटिशर्स और उनके बाकी यूरोपियन साथी न्यूजीलैंड में सेटल होने के लिए आए थे, तब वो ज़्यादातर साउथ आइलैंड पे रहने लगे, क्योंकि नॉर्थ आइलैंड पे माओरी रहा करते थे। इसका एक ये भी कारण था कि साउथ आइलैंड पे गोल्ड डिस्कवर हुआ था, पर फिर 20th सेंचुरी के बाद ही नॉर्थ आइलैंड पे पॉपुलेशन बढ़ी थी। नॉर्थ आइलैंड पे मोस्टली पॉपुलेशन होना उसकी डेस्टिनी थी, क्योंकि पहला रीज़न, साउथ आइलैंड पे अगर हम इकोनॉमी बढ़ाएं या कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और लेबर इंटेंसिव रहता। सेकंड, न्यूजीलैंड की ऑलमोस्ट 3/4 पॉपुलेशन नॉर्थ आइलैंड पे रहती है, क्योंकि साउथ आइलैंड पे कोई भी सिविलाइजेशन या सभ्यता को बिल्ड करना काफ़ी मुश्किल है। साउथ आइलैंड पे नॉर्थ आइलैंड से ज़्यादा माउंटेन्स हैं।
सदर्न एल्प्स माउंटेन रेंज ने साउथ आइलैंड को पूरी चारों तरफ से घेरा हुआ है। साउथ आइलैंड के ईस्टर्न साइड पे बहुत कम रेनफॉल होती है, तो वहाँ क्रॉप्स उगाना थोड़ा मुश्किल है। वहीं अगर सदर्न आइलैंड्स के वेस्टर्न साइड की बात करें तो वो रीजन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। नॉर्थ आइलैंड का टेम्परेचर साउथ आइलैंड के टेम्परेचर से ज़्यादा वार्म यानी कि गर्म है। नॉर्थ आइलैंड पे थोड़ी बहुत फर्टाइल सॉइल होने की वजह से वहाँ थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर है, पर 2% से भी कम लैंड पे न्यूजीलैंड में एग्रीकल्चर होता है, जो कि काफ़ी सिमिलर है जॉर्डन और सोमालिया के एग्रीकल्चर से, जो कि डेजर्ट कंट्रीज है। पर न्यूजीलैंड के अच्छे टेम्परेचर, क्लाइमेट, काफ़ी सारी ग्रास और वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से वहाँ ग्रेजिंग यानी कि चराई होती है। इसके साथ साथ वहाँ एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाता है, जिसको रैंचिंग भी बोलते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर कम से कम 1 टन काउस यानी कि गाय और भेड़े, शीप हैं। उनकी पूरी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एनिमल्स पे बेस्ड है। जो मीम है कि न्यूजीलैंड में इंसानों से ज़्यादा भेड़े हैं, वो बिल्कुल सच है, क्योंकि वहाँ कम से कम 27 मिलियन शीप है और सिर्फ 5.1 मिलियन इंसान है। न्यूजीलैंड पूरे वर्ल्ड में शीप प्रोडक्ट्स का नंबर 1 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जैसे कि वुल और मटन। न्यूजीलैंड के पास इंसानों की पॉपुलेशन के मुकाबले कम से कम 2 गुना ज़्यादा काउस हैं। तो शीप प्रोडक्ट्स के अलावा न्यूजीलैंड का डेयरी प्रोडक्ट्स बिजनेस में भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। न्यूजीलैंड की शीप और डेयरी प्रोडक्शन करीब 40 मिलियन लोगों को फीड कराने के लिए काफ़ी है। इतना तो उसको नीड भी नहीं है। तो न्यूजीलैंड 95% डेयरी और शीप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। एनिमल एग्रीकल्चर न्यूजीलैंड की इकोनॉमी का 200 सालों से प्राइमरी पिलर है और शायद फ्यूचर में भी रहेगा। पर क्योंकि एनिमल एग्रीकल्चर न्यूजीलैंड का आधे से ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ये भी वहाँ की पॉपुलेशन के एक्सपेंशन के लिए एक लिमिट है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।